आप सबको लॉ अली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में और भी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और हम जो इंटरनेशनल लॉ के इंट्रोडक्शन पार्ट को, हिस्ट्री पार्ट को और जो भी इसकी थ्योरीज हैं, सब्जेक्ट मैटर है, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। आप उसको देख सकते हैं। और साथ में और भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैंने बताया, और उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं वो भी आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो भी हमारे जो ऐसे लीगल अपडेट जिससे अवेयर रहना आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अच्छा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक के तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पार्ट है, हम इसमें पढ़ेंगे तीन चीज़ों के बारे में, जो एक्स्ट्राडिशन होता है, असाइलम क्या होता है और रिकॉग्निशन क्या होता है। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल लॉ का ही पार्ट है। चलिए पहले इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम इसके अंदर का समझेंगे डिटेल्स में। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन में देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है, मान के चलिए ये ए हैं, इन्होंने कोई भी मान के चलिए इन्होंने क्या किया, मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद ये इंडिया से फरार हो जाते हैं, जैसे कि किसी यूएस में चले गए, फ्रेंड्स, किसी भी अदर स्टेट में, स्टेट मतलब किसी अदर कंट्री में। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट को कंट्री से डिनोट किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ यूपी, राजस्थान, वो वाला स्टेट नहीं। ठीक, तो वो किसी और स्टेट में चला जाता है। अब क्या करेंगे, यानी हमारे यहाँ कोई क्राइम करे और वो दूसरे स्टेट में भाग जाए और वो बच जाए, क्या ऐसा सही है? तो इसी का सॉल्यूशन एक्स्ट्राडिशन है। अगर कभी भी ऐसा कोई पर्सन करता है कि कोई भी यहाँ पे कोई क्राइम किया और दूसरी जगह भाग जाता है, तो उसको बुलाने में कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसलिए एक्स्ट्राडिशन को यूज़ किया जाता है कि अगर यहाँ से कोई कुछ करके भागता है तो उसको वहाँ से वापस बुलाया जा सके। ठीक, दूसरा है असाइलम। अगर देखिए असाइलम में ये चीज़ होती है, जैसे कभी कभी पॉलिटिकली या किसी पर्सन को ऐसे कोई इश्यूज होता है, उसी के देश से इशू होता है, तो असाइलम मिलता है, चाहे वो किसी अदर स्टेट से हो या एम्बेसी में हो। तो मतलब कि उसको वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, सिंपल वर्ड। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में ये आता है, जैसे कि क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ है तो उसके अंदर किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करे कि हाँ कि ये भी एक स्टेट है। जैसे कि अब इंडिया भी एक स्टेट के अंदर आता है और वो रिकॉग्नाइज्ड है। अदर जो और स्टेट हैं उन्होंने एज अ स्टेट हमारी कंट्री को रिकॉग्नाइज किया कि ये हमारा स्टेट है। स्टेट होने के लिए कुछ एसेंशियल्स चाहिए, जो कि हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्राडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक मैगजीन है, उसको नोट आउट कर लीजिएगा। वो बोलता है, ये एक्स्ट्राडिशन पढ़ेंगे। मैगजीन को लिखिएगा, ऑट डी डे ऑट जुडिकेयर। इसका मतलब होता है ईदर एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट, यानी उसको वापस लेकर के आओ या तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करो। मतलब या तो जैसे कि एक्स्ट्राडिशन में मैंने बताया ना, अगर कोई यहाँ से कोई क्राइम करके भाग गया तो उसको सजा तो देना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन उसका होना ज़रूरी है कि नहीं है, होना ज़रूरी है। तो या तो प्रोसिक्यूट करो या तो एक्स्ट्राडाइट करो, मतलब लाओ। ठीक, ये जो हमारा ये जो भी फॉलो होता है वो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 से फॉलो होता है। एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 से ये रेगुलेट होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, जो एक्स्ट्राडिशन, अब क्या होता है, एक चीज़ और समझिए। अब ये एक्स्ट्राडिशन क्या ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, एक्स्ट्राडिशन होने के लिए ट्रीटी होना ज़रूरी है। अब ट्रीटी क्या होता है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था
कि ट्रीटी क्या होती है। मैं फिर भी समझा देती हूँ सिंपल वर्ड्स में। अगर हम किसी चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक किसी चीज़ के लिए ट्रीटी हुई, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राडिशन के लिए एक्स्ट्राडिशन का लॉ बना, मतलब कि अगर हमारे यहाँ से कोई क्राइम करके भागता है आपकी कंट्री में, तो आप उसे हमारे पास वापस भेज दोगे क्योंकि उसका प्रोसिक्यूशन किया जाए, है ना, सिंपल वर्ड्स। अब इस चीज़ की एक ट्रीटी बनी। अब इसमें कई स्टेट्स आए, मान के चलिए यूएस आया, इंडिया आया, कोरिया आया, चाइना आया, इंडोनेशिया आया, बांग्लादेश आया, बहुत सारी कंट्रीज आई। और इस ट्रीटी के लिए, इस एक चीज़ के लिए कि ये जो एक्स्ट्राडिशन, जो एक चीज़ बन रही है एक्स्ट्राडिशन नाम की, उसके लिए एग्री कर सकें। तो क्या होता है, इसमें ये सब एग्री कर गई कि हाँ इतने लोग, ये जो कंट्रीज़ हैं ये रेडी हैं एक ट्रीटी करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट। इन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अपनी मंजूरी देते हैं, उसी तरह ये भी है कि हमने एक चीज़ को करने के लिए ट्रीटी दे दी। अब क्या होता है, ट्रीटी के लिए एक एक्स्ट्राडिशन के लिए ट्रीटी हुई, उसमें 43 कंट्रीज़ ने साइन किया कि अगर, देखिए जो इंटरनेशनल लॉ है वो बाउंड नहीं होता है। अगर किसी ट्रीटी में आपने हिस्सा लिया है तो आप उसके लिए बाउंड हो, अगर आपने हिस्सा नहीं लिया है, आप मतलब स्टेट ने अगर हिस्सा नहीं लिया है तो वो बाउंड नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है वो करे, ठीक है। तो क्या होता है, उस इंडिया ने भी ये ट्रीटी साइन की हुई है कई देशों से कि अगर हमारे यहाँ से कोई पर्सन भाग के जाता है तो आप उसे एक्स्ट्राडाइट करो, उसे रिटर्न करो, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो 2D, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जो डेफिनेशन है वो 2D में डिफाइन है एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अंदर, ठीक। पहली ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा, एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारे यहाँ लोकल जो डोमेस्टिक लॉज हैं कि वो करता है, भागता है, फिर उसके बाद हमको वो एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, नहीं। इसमें ऑलरेडी वो एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस दिए हुए हैं, अगर उनके अंतर्गत करता है कोई पर्सन तो उसको सज़ा दी जाएगी, उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। और इसकी डेफिनेशन 2C में दी हुई है, सेम एक्ट, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के अंदर, ठीक। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं इसको पहले रफ कर देती हूँ फिर समझाया जाता है। अब हम लोग इसके प्रिंसिपल समझेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ये मतलब बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज थोड़ा डिटेल में होनी चाहिए। मैं बहुत कोशिश करूँगी बहुत सिंपल में आपको समझाया जा सके, ठीक। चलिए, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। अब क्या होता है, अब जैसे कि हम अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, हम कोई रूल्स बनाते हैं। अब रूल्स कुछ इसेंशियल होते हैं। अब क्या होता है, अगर पुलिस, आप लोगों ने अगर CRPC पढ़ा होगा तो उसमें बोला जाता है सेक्शन 41 में, अगर पुलिस को किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो कुछ चीज़ें देख करके अरेस्ट करेगा, जैसे कि रीज़न टू बिलीव हो पुलिस को, तब वो अरेस्ट करेगा। तो इसी तरह ही जो इंटरनेशनल लॉ है, जब एक्स्ट्राडिशन होता है तो उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उसको देख करके आगे का प्रोसीजर होगा, तब उस पर्सन का एक्स्ट्राडिशन होगा, ठीक। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कुछ करके, हमने इंडिया में ऐसा कोई क्राइम किया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ड्रग्स का धंधा शुरू किया और आपको मालूम है ड्रग्स बेचना इलीगल है इंडिया में, पर हमने इंडिया में ड्रग्स बेचा और मैं भाग गई किसी अदर कंट्री में, ठीक। और फिर अगर मैं वहाँ भी करती हूँ, अब इस केस में क्या होता है, अब इंडिया में मान के चलिए वो चीज़ बैन है, वो क्राइम है,
पर वही दूसरे कंट्री में, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे यूएस में मान के चलिए यहाँ पे वो क्राइम नहीं है, तो इन दोनों केस में एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। मगर अगर मान के चलिए इंडिया में भी क्राइम है और वो चीज़ यूएसए में भी क्राइम है, तो हम उस पर्सन का एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। ये क्या होता है? नंबर 2, रूल ऑफ स्पेशलिटी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए रूल ऑफ स्पेशलिटी में ये बोला जाता है, जैसे कि अब क्या होता है, हमें मान के चलिए इंडिया में एक पर्सन को लाना है। इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये ए है, ए ने क्या किया, किसी इंडियन पर्सन को मार दिया। ठीक, इनका मर्डर कर दिया, और ये है यूएस के। ठीक, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जाके भाग जाते हैं फिर यूएस। अब क्या होता है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है कहती है भैया ये जो ए यहाँ पे वापस आए हैं ना, इनको हमें वापस किया जाए क्योंकि इन्होंने हमारे पर्सन को मारा है, मतलब कि इसका मर्डर किया है। हम इसका प्रोसिक्यूशन करेंगे और इसकी सज़ा देंगे। चलो भैया भाई इतना बड़ा क्राइम किया है तो एक्स्ट्राडिशन चलो होता है, करते हैं। मान के चलिए इन्होंने ट्रीटी साइन की थी तो इन्होंने एक्स्ट्राडिशन करा। पर रूल ऑफ स्पेशलिटी का से क्या मतलब है? इससे ये मतलब है, अगर ए को, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ए को एक्स्ट्राडाइट की और ये भी बताएगी कि भैया इन्होंने ए को मारा है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ मर्डर की सज़ा आजीवन कारावास है, तो हम इस पर्सन को आजीवन कारावास देंगे, साथ में जो पेनल्टी लगेगी हम उस पेनल्टी को भी लेंगे। जो तुम सज़ा देने वाले हो, यानी वो स्टेट जहाँ मतलब कि जो एक्स्ट्राडाइट कराया है, जो सज़ा देने वाला है, जो उस पर एलिगेशन, जो भी चार्ज लगने वाले हैं, वो सब उस कंट्री को बताएगा जहाँ से एक्स्ट्राडिशन कराया जा रहा है, और उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितना वहाँ उस एक्स्ट्राडिशन में लिखा होगा कि भैया इनको आजीवन कारावास दिया जाएगा। अब ये नहीं वहाँ से बोला गया कि हम आजीवन कारावास देंगे लेकिन यहाँ आकर के उसे डेथ पनिशमेंट दे दी, उसको मतलब कि फांसी चढ़ा दी। ऐसा नहीं कर सकते, जो लिखा है वही ही दिया जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, अगर मान के चलिए इंडिया में किसी का मर्डर किया तो उसकी डेथ पनिशमेंट है, पर वही चीज़ यूएस में सिर्फ 7 ईयर की पनिशमेंट है। तो अगर जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पनिशमेंट नहीं है जिस स्टेट में, तो उस पर्सन को भी डेथ पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल है, देखिए मेनली 2 ही 3 प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये दोनों ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। दूसरा है नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस तो आप लोगों ने हज़ारों बार सुना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा या कई बार सुनते ही होंगे। अब नेचुरल जस्टिस से क्या मतलब है? अब जैसे कि क्या हुआ, जैसे इंडिया के पर्सन को मार डाला, ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसने डेथ कॉज कर दी किसी अदर कंट्री ने, और जो कंट्री थी, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये ए पर्सन है जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक, इन्होंने इंडियन के पर्सन को मारा है। अब एक्स्ट्रा ज़रूरी नहीं है, जो ट्रीटी किया है वही बाउंड है उसको भेजने के लिए, जो ट्रीटी नहीं किया है वो बाउंड नहीं है भेजने के लिए, पहली बात, ठीक है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान से मांगा जा रहा है कि भैया इनको हमारे हवाले करो क्योंकि इनका प्रोसिक्यूशन करना है, इन्होंने हमारे कंट्री के जो पर्सन है उनका मर्डर किया है, ठीक। अब जैसे कि देखा जाता है पाकिस्तान से इंडिया का बहुत ज़्यादा छिड़ी पड़ी रहती है। अगर उस केस में क्या करता है, इंडिया अपनी खुन्नस निकालने के लिए जो जिसने मर्डर किया है उसके साथ बहुत बदसलूकी कर देते हैं कि मर्डर की सज़ा 3 साल है तो उसको डेथ पनिशमेंट दे दी। ऐसा नहीं कर सकते,
मतलब नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। जो सज़ा है वो सज़ा दो, एक्स्ट्रा सज़ा मत दो, फर्जी का मतलब कि ज़्यादा चीज़ मत करो। ये बस एग्जाम्पल है, कोई भी वो मत लीजिएगा ना। तो इस तरह नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है अटेंटेड क्लॉज। अटेंटेड क्लॉज, ये लास्ट प्रिंसिपल है हमारा। अब ये क्या बोलता है, ये जो प्रिंसिपल है वो बोलता है अगर पॉलिटिकली कोई ऑफेंस किया है किसी पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी नॉर्मली कुछ दिन पहले ही देखिए, एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ सेडिशन के था, सेडिशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इसने ऐसे कर दिया तो इसको पकड़ ले गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया ना। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा कोई ऑफेंस होता है और उस केस में इंडिया से कोई दूसरा पर्सन भाग जाता है तो उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। किसी पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। पर अब ऐसा थोड़ी ना कि किसी पॉलिटिशियन को ही मर्डर करके चले जाओ तो हम एक्स्ट्राडिशन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो ऐसे सिंपल पॉलिटिकल ऑफेंस है आप उसमें एक्स्ट्राडिशन नहीं करा सकते, लेकिन ऐसा क्राइम है जिसमें भाई मर्डर कर दिया या कुछ और ज़्यादा गलत कर दिया, पॉलिटिशियन के साथ ही ऐसा बड़ा गलत कर दिया, तो उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा एक्स्ट्राडिशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे असाइलम, जो कि हमने बताया असाइलम में हम किसी को संरक्षण देते हैं, संरक्षण करते हैं। असाइलम एक आपने सुना होगा मेंटल असाइलम, मेंटलों को हम लोग वहाँ रखते हैं ना मेंटल असाइलम में, इसी से ही वो नाम बना हुआ है नहीं, मेंटल असाइलम। बस वहाँ पागलों को संरक्षण दिया जाता है, यहाँ से असाइलम कर दिया, लोगों को असाइलम दिया जाता है। सही है। तो पहली बार जो असाइलम वर्ड है एलासिया से बना है, पहले इसकी हेडिंग लेते हैं असाइलम। जो ये वर्ड बना है एलासिया से बना है। एसीलिया से बना है, जिसका मीनिंग है इनवॉयलेबल प्लेस। इसका मतलब हुआ नेवर टू बी ब्रोकन, और इन्फ्रिज और डिसऑनर्ड। ठीक है, ये मतलब हुआ। एक इस वर्ड असाइलम किससे बना, असाइलिया का मतलब क्या है, ये चीज़ हुआ। जैसे कि मैंने बताया असाइलम में हम किसी को संरक्षण देते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो UDHR है ये क्या करता है, ये एक मतलब कि जो इसका सेक्शन 14(1) है, 14 क्लॉज 1 है, इसमें ये बताता है, जो 14 क्लॉज है UDHR का, वो बताता है किसी पर्सन का राइट है कि वो कहीं भी अपने आप को संरक्षण, वो कहीं भी किसी भी कंट्री में जा सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है और उसमें बच सकता है, यानी उसके पास राइट है सीक एंड एंजॉय कि अदर कंट्री में कर सकता है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको लग रहा है कि मेरा खतरा है, तो भाग के किसी अदर कहीं कंट्री में चला गया, तो दूसरे स्टेट की एक उस पर्सन के पास राइट है कि वो वहाँ पे सेफ्टी से रह सकता है। कभी कभी जो एम्बेसीज हैं, कई लोग वहाँ पे भी गए हैं, है ना। पॉलिटिकली टारगेट जो लोग होते हैं, कई बार देखा जाता है, जैसे पॉलिटिकली अगर उन्हें टारगेट कर लिया गया है तो उन्हें थोड़ा बचना मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों को स्पेशली यहाँ पे और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है, उनको और ज़्यादा मतलब कि असाइलम मिल जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। असाइलम जो है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, किस किस टाइप से मिलता है असाइलम। तो पहला असाइलम है टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल असाइलम। अब टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है,
देखिए, अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई क्राइम करता है जो कि ह्यूमैनिटी से बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मतलब इतना गलत काम कर दिया है ना, तो क्या होता है, उसे जो इंटरनेशनल लॉ के कस्टम्स के थ्रू उसको टेरिटोरियल असाइलम दिया जाता है। ठीक, अब वो जैसे वॉर क्राइम हो जाए तो उस पर्सन को दिया जा सकता है, क्राइम अगेंस्ट पीस हो तो असाइलम दिया जा सकता है। एक और है, मतलब कि दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। देखिए, मैं इसको पहले लिख देती हूँ, फिर मैं इसको प्रॉपर सारे के सारे एक साथ समझा दूंगी ना। नेक्स्ट है मर्चेंट असाइलम। ये 3 तरीके के हमारे असाइलम हो गए। ठीक है, देखिए, पहला असाइलम जो हमारा टेरिटोरियल असाइलम है, देखिए हर एक स्टेट के पास उनकी सॉवरेनिटी है, अगर वो चाहते हैं किसी को असाइलम देने के लिए वो देने के आराम से दे सकते हैं, क्योंकि भाई जैसे इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेटिक एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, अगर वो चाहती किसी को लेकर के आए, अगर कोई आ रहा है तो हम उसे संरक्षण दें, उसको सेव करें, तो ये इंडिया फ्रीली कर सकती है, क्योंकि वो मतलब कि एक सॉवरेन स्टेट है, तो उसका जो मन है वो कर सकती है। मगर अगर ये सोचिए, अगर इंडिया ने किसी ऐसे स्टेट के साथ ट्रीटी कर रखा है जिसका ही पर्सन यहाँ पे असाइलम लेने आया है ना, ऐसा हो सकता है ना, तो देखिए अगर ट्रीटी कर रखा है तो उसे असाइलम मिल जाएगा। पर एक चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली है, जो मर्चेंट असाइलम होता है उसमें अगर सिर्फ ट्रीटी हुई हो तो ही असाइलम मिलेगा, और जो टेरिटोरियल असाइलम है वो स्टेट की विल पे है, अगर स्टेट तो सॉवरेन है, अगर स्टेट चाहता है तो उसे वो रख सकता है अपने स्टेट में। ठीक, और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी एम्बेसी हो, वॉरशिप हो, कंसुलेट्स हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या अगर इन लोगों को कोई इमिनेंट डेंजर पड़ता है तो ये इन लोगों को यहाँ पे संरक्षण यानी असाइलम दे सकते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ, फिर मैं एक बार और समझाती हूँ। एम्बेसी, वॉरशिप, consulate, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, फिर से एक बार बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत ब्रीफली बताती हूँ। टेरिटोरियल असाइलम कोई भी स्टेट दे सकता है, क्योंकि स्टेट इटसेल्फ सॉवरेन होते हैं, उनकी मर्जी है, अगर किसी को तुम असाइलम देने के लिए रेडी हो तो वो दे सकता है। ठीक, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम वो है अगर कोई ऐसा इमिनेंट डेंजर पड़ता है, किसी पर्सन को लगता है उसकी जान का खतरा या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको एम्बेसी, वॉरशिप, कंसुलेट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी उन्हें असाइलम मिल सकता है। और जो मर्चेंट असाइलम है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रीटी हुई है तो ट्रीटी के थ्रू उसे असाइलम मिल सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा असाइलम का पूरा पोर्शन कवर। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा रिकॉग्निशन है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक स्टेट है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है प्लीज़ डू कमेंट, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि देखिए सबको पूरे में डाउट नहीं हो सकता है, कुछ पॉइंट्स पे डाउट होता है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट मी, देन मैं आपको समझा दूंगी। रिकॉग्निशन लास्ट हमारा, रिकॉग्निशन
जैसे मैंने इसका मतलब बताया, रिकॉग्निशन में जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं कि हाँ अब ये भी स्टेट है। ये एक ब्रीफ एक और सिंपल लैंग्वेज हुई, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं जो मतलब देखिए, पहली बात, जो भी इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हमारा, जो इंटरनेशनल लॉ है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कई स्टेट्स हैं जो कि प्रेजेंट है, वो इटसेल्फ सॉवरिन है। अगर वो सॉवरिन स्टेट अगर किसी भी स्टेट को ये दर्जा देते हैं कि हाँ ये भी स्टेट है, तो उस स्टेट को हम रिकॉग्नाइज स्टेट मानेंगे। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा। हम किसी स्कूल में हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो बच्चों का एडमिशन करती है। अगर वहाँ पे और क्या होता है, एग्जाम टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, फिर उसका एडमिशन होता है। अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाती है तो वो उस स्कूल का बच्चा कहलाने लगता है। मतलब एडमिशन के बाद वो बच्चा स्कूल का हो जाता है, कि बच्चा मतलब कि स्टूडेंट हो जाता है। तो उसी तरह ही स्टेट भी है। जो सॉवरिन मतलब कि स्टेट्स हैं वो एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब वो उसका पार्ट बन जाता है। इंटरनेशनल लॉ का वो भी पार्ट बन जाता है रिकॉग्नाइज स्टेट से, ठीक। और साथ में ही जैसे अब कोई भी अब बच्चा स्कूल में आ गया है तो उसके कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज़ होंगी। अब राइट्स में क्या कि उसे रोज़ अच्छे से पढ़ाया जाए, उसका ढंग से ध्यान दिया जाए, साफ पानी दिया जाए, है ना। इसी तरह कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। उसी तरह कोई स्टेट को अगर इंटरनेशनल लॉ में आया है, नया आया है, तो उसके भी कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज़ होंगे, है ना। ये हो गया हमारा जो रिकॉग्निशन का जनरल ब्रीफ, है ना। अब इसके कुछ एसेंशियल है कि इसका होना मैंडेट है, तभी वो स्टेट एक स्टेट कहलाएगा, तभी वो जो सॉवरेन स्टेट है वो तब उस स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक। तो पहला जो एसेंशियल है वो बोलता है पॉपुलेशन। अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एक एरिया में ऐसी पॉपुलेशन मतलब कि है ही नहीं, आती है जाती है, कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। मतलब जैसे 10-15 लोग रह रहे हैं एक जगह पे, और वो भी उनमें से कुछ लोग बाहर से आते हैं फिर चले जाते हैं, तो ये पॉपुलेशन तो ही नहीं। अच्छी पॉपुलेशन से ही मतलब कि काफ़ी भीड़, काफ़ी लोग हो, परमानेंट वहाँ पे पॉपुलेशन हो, परमानेंट रहने वाले कई लोग हो। पहले एसेंशियल ये हो गया कि मतलब काफ़ी लोग हों, एक भी मतलब अब किसी भी चीज़ को, अब जैसे क्या होता है घर में जब कई लोग रहते हैं तभी ना हम उसको घर कहते हैं, वरना आप लोगों ने टीवी में सुना होगा वो तो एक हाउस है, घर नहीं है, ऐसा कुछ डायलॉग ज़रूर सुने होंगे, ऐसा ही कुछ समझिए, ठीक। पॉपुलेशन होगी, उसकी डेफिनेट टेरिटरी हो, अब ऐसा थोड़ी ना है आज को तुम यहाँ रह रहे हो, कल को तुम वहाँ जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, नहीं। आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन हो, साथ में ही एक परमानेंट एरिया हो कि हाँ आप यहाँ पे रहते हैं। जैसे घर वाला एग्जाम्पल लीजिए, आप किराए पर रह रहे हैं, तो ये थोड़ी ना घर हुआ, है ना। एक परमानेंट घर होना चाहिए आपका, उसमें परमानेंट जो लोग रहते हैं वो होने चाहिए, ठीक। सेम एज यहाँ पे परमानेंट टेरिटरी होनी चाहिए, डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, उसमें परमानेंट पर्सन्स होने चाहिए, पॉपुलेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है बिना गवर्नमेंट कोई भी स्टेट चल सकता है? नहीं चल सकता, उसकी एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, उसके पास मतलब चौथा, उसके पास कैपेसिटी हो रिलेशनशिप करने की, कैपेसिटी प्लस द रिलेशनशिप। भाई अब देखिए, आप किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सोचिए कि जैसे कि कोई 10,000 का एक आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप में, ठीक। अगर उसमें 5,000 किसी अनदर पर्सन ने दे दिए, ठीक है,
5,000 मेरे से भी, तो पार्टनरशिप में क्या होता है 50-50 होता है ना, कि अब क्या होता है 50,000 वो दे दिए, 50,000 मैं दे दी। पर मेरे पास पैसे नहीं और मैं जा रही हूँ बिजनेस खड़ा करने, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे स्टेट से रिलेशनशिप बना सकें, ठीक। दूसरा सोवेरेनिटी, मतलब फिफ्थ एंड लास्ट सोवेरेनिटी, ठीक। अब इसको फिर से एक लाइन में समझिए। एक उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन है तो उसका डेफिनेट इस टेरिटरी होना चाहिए, उसके साथ उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ में ऐसी कैपेसिटी हो कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी ट्रीटी को, किसी कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर सके और कर सके, और वो एक सॉवरेन स्टेट हो इटसेल्फ, ठीक है। संप्रभुता, सॉवरेनिटी मीन्स संप्रभुता। अब ये हो गए हमारे रिकग्निशन के एसेंशियल। अब हम लोग इसके जो जब अगर ये अब अच्छा एक और चीज़ सोचिए, क्या इंडिया एक स्टेट है? एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है। इंडिया के पास परमानेंट पॉपुलेशन है? बिल्कुल है। क्या इंडिया के पास डेफिनेट टेरिटरी है? इंडिया का मैप क्यों बना है? टेरिटरी हुई ना, इंडिया के पास डेफिनेट टेरिटरी है। इंडिया के पास गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट सारी हमारे पास गवर्नमेंट है। क्या इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो किसी से रिलेशन बना सके? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। G20 हो तो रहा है, कुछ भी हो सकता है। सॉवरेन स्टेट है हमारा भाई, सॉवरेन कंट्री है हमारी। तो ये सारी चीज़ें हमारा इंडिया फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा स्टेट भी सॉवरेन स्टेट, हमारा भी एक स्टेट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट हुआ, ठीक। अब इसके लीगल इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। लीगल इफेक्ट्स से ये मतलब है, अब देखिए कोई स्टेट किसी भी रिकॉग्निशन से वो स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया, किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाता है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं ना, वो पढ़ाई करता है, उसे ड्रेसेस मिलती हैं, उसे गिफ्ट्स मिलते हैं, उसे प्राइजेस मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अब बताइए बच्चा घर पे ही बैठा हुआ है तो क्या उसकी पढ़ाई हो पाएगी? क्या उसे गिफ्ट्स मिल पाएंगे? क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो सेम एज यहाँ भी है। अब क्या होता है, पहली बात, जो स्टेट है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकता है। रिलेशन, पहला ये हो गया डिप्लोमेटिक, वो रिलेशन बना सकता है। वो किसी के अगेंस्ट सू भी कर सकता है, और मतलब कि उसके ऊपर मतलब कि कोई केस कर भी कर सकता है, और वो केस लड़ भी सकता है, और वो खुद भी केस कर सकता है, ठीक। मतलब सू एंड टू बी सूड, ठीक है। ये फिर अब कोई रिकॉग्नाइज स्टेट का, कोई भी स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाता है तो वो यूएन का मेंबर भी हो जाता है। तीसरा हुआ कि यूएन का मेंबर भी हो जाता है ना। नेक्स्ट है इफ एक्वायर द कैपेसिटी इंटर। देखिए अब क्या होता है, जैसे रिकॉग्नाइज हो गया स्टेट तो वो अब आगे चल के किसी ट्रीटी को भी साइन कर सकता है। किसी चीज़ में बढ़िया चीज़ें चल रही हैं तो भाई उसमें वो भी हिस्सा ले सकता है ना, बिल्कुल ले सकता है। तो हो सकता है उसके देश के लिए फ़ायदा हो, लेकिन वो अगर रिकॉग्नाइज नहीं होता तो उसको ये इसका फ़ायदा ना मिलता। वो ट्रीटी भी अब कर सकता है जब रिकॉग्नाइज हो गया है, ठीक। वो राइट्स और प्रिविलेजेस को भी मतलब कि जो भी राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं इस इंटरनेशनल स्टेटहुड के, वो भी अब वो पा सकता है, इंजॉय कर सकता है। और साथ में स्टेट सक्सेशन का भी राइट मिलता है। ये हो गए हमारे जो भी इफ़ेक्ट्स, मतलब इफ़ेक्ट जान लीजिए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कह लीजिए, फ़ायदे कह लीजिए, ये हो गए हमारे इतने, ठीक है। इसके हम कुछ इसके जो कुछ फॉर्म्स हैं। अब रिकॉग्निशन 3 तरीके से किया जा सकता है किसी भी स्टेट का। इसे मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ, ठीक है। पहले इन तीनों की हेडिंग्स लिख देती हूँ, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट हो गया एक्सप्रेस्ड रिकॉग्निशन, ठीक। पहला हो गया हमारा एक्सप्रेस्ड रिकॉग्निशन, दूसरा इम्प्लाइड रिकॉग्निशन,
चौथा हमारा तीसरा हो गया कलेक्टिव रिकॉग्निशन। अब जो हमारा एक्सप्रेस्ड रिकॉग्निशन है, सिंपल से ये समझिए, अगर कोई भी स्टेट वो जो इसेंशियल्स हैं वो फुलफिल कर रहा है, ठीक, और उसके बाद जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो एक्सप्रेसली बोलते हैं कि हाँ भैया अब आप लोग इस चीज़ को पूरा कर रहे हो, आप लोग इस चीज़ के कैपेबल हो, तो अब आप लोग रिकॉग्नाइज स्टेट हो गए हो। एक्सप्रेसली बोला कि हाँ अब हम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज स्टेट है, वो हो गया हमारा एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। इम्प्लाइड रिकॉग्निशन कि ऐसे एक्ट से कि अब देखिए कोई ट्रीटी हो रही है तो किसी स्टेट को उसमें हिस्सा लेने दिया जा रहा है, उसमें शामिल किया जा रहा है, तो ऐसे इम्प्लाइड तरीके से भी एक्सेप्ट किया जाता है कि वो एक रिकॉग्नाइज स्टेट हो चुका है, उसके अंडर आ चुका है, ठीक। कलेक्टिव रिकॉग्निशन जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को कलेक्ट करके जो स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मतलब अंदर भी कर लिया, एक्सप्रेसली भी, ऐसे डायरेक्टली भी बोल दिया, और साथ में उसके एक्ट से भी पता चल रहा है कि अब इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है एज अ रिकॉग्नाइज स्टेट, ठीक। ये हो गए हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, जो इसमें कुछ थ्योरीज हैं रिकॉग्निशन की। देखिए मेनली क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट में आता है रिकॉग्निशन क्या है, रिकॉग्निशन ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर असाइलम और हमारे एक्स्ट्राडिशन से, तो लेकिन देखिए हमने उसको भी अच्छे से पढ़ाया आप और इसको भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप खुद ही लिख सकते हैं ना। देखिए थ्योरी में हम लोग यहाँ पे 3 तरीके की थ्योरी पढ़ेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, दूसरा है डेक्लेरेटरी थ्योरी, तीसरा है मतलब 2 ही ये थ्योरी हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डेक्लेरेटरी थ्योरी। डेक्लेरेटरी थ्योरी को हम एविडेंटरी थ्योरी भी पढ़ते हैं, ऑल्सो नोन एज एविडेंटरी थ्योरी, ठीक। अब कलेक्टिव थ्योरी से क्या मतलब है? कलेक्टिव थ्योरी में ये होता है जैसे इसके ओपेनहाइम, हेगल, लैटाप्रेपच एंड एंजेलोटी जैसे जो जूरिस्ट थे वो ये कहते हैं जब कोई भी स्टेट जो अपने एक्सपोनेंट्स हैं उसको कंप्लीट करता है और स्टेट जो ऑलरेडी सॉवरेन स्टेट्स हैं अगर वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं स्टेट को तो वो रिकॉग्नाइज स्टेट हो जाता है, ठीक है। डेक्लेरेटिव थ्योरी कहती है कि किसी भी स्टेट को सिर्फ रिकॉग्नाइज हो तभी वो स्टेट होगा, ज़रूरी नहीं है अगर वो अपने एसेंशियल पूरे कर रहा है तो वो ऑलरेडी एक स्टेट हुआ, भले ही आप जो सॉवरेन स्टेट्स हैं वो रिकॉग्नाइज करें ना करें, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, डी फैक्टो और डी ज्यूरे, ये लास्ट समझेंगे हम लोग। डी फैक्टो, डी ज्यूरे। अब इसमें क्या होता है, जब कोई भी रिकॉग्नाइज स्टेट है ऐसे टाइम पे हो कि वो रिकॉग्नाइज होने वाला है, उसको कुछ मतलब कि कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि अब क्या होता है, अब टेम्परेरी, अब क्या होता है, हम जैसे कभी कभी आप लोग एग्जाम्पल लीजिएगा, आप लोगों ने बचपन में को ट्यूशन जरूर पढ़ा होगा, टीचर आता था आपको पढ़ाता था, क्या होता था, या तो आप जाते थे, आप लोग 2 या 3 दिन का ट्रायल लेते थे, तब आपको लगता था कि हाँ ये अच्छा है तो आप उसको परमानेंट कर देते थे। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पे टेम्परेरी होता है, यहाँ पे परमानेंट होता है। कोई भी स्टेट ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे स्टेज में है कि वो अभी परमानेंट तो स्टेट नहीं है, मतलब स्टेट तो है, परमानेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो वो टेम्परेरी के अंदर आएगा, और जब वो पूरी हर एक चीज़ फुलफिल कर देता है तो वो डी जूरे के अंदर आता है, वरना वो डिफैक्टो के अंदर आता है, ठीक। जैसे कि ये जो डिफैक्टो लेसर डिग्री का होता है, जो डी जूरे है वो फुल डिग्री का होता है, जो हमारा डिफैक्टो है वो किसी भी चीज़ को
आराम से विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जो परमानेंट बन चुका वो आसानी से विड्रॉ नहीं कर सकता है। ठीक, इसी तरह के और भी ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसमें खास ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आपको मैं कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में समझा देती हूँ, वो भी थोड़ा होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की कि हाँ ये भी थ्योरीज होती है और ये कहता है। ठीक है, आज के इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ में देखिए हम लोग थ्योरी तो समझ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को इंटरनेशनल लॉ के कोई अपडेट्स भी होनी चाहिए। अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें इंटरनेशनल लॉ के पूरे वीडियोस चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपडेट्स को ज़रूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि हम उसमें अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन में हम लोग पढ़ लेते हैं। 4 डॉक्ट्रिन्स है। तोमार डॉक्ट्रिन, स्ट्राडेट डॉक्ट्रिन, बीटनकोर्ट डॉक्ट्रिन और स्टीमसो डॉक्ट्रिन। देखिए ये 4 तरीके की डॉक्ट्रिन है। जो पहला बोलता है, जो हमारा पहला डॉक्ट्रिन तोमार डॉक्ट्रिन बोलता है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उनका रिकॉग्निशन नहीं किया जाएगा। ठीक, जो इस ट्रेड ESTRADE बोलता है, डिफैक्टो स्टेट को, जो भी डिफैक्टो स्टेट है, मतलब कि जैसे हम लोगों ने अभी से पहले डिफैक्टो डी यूरे पढ़ा है, तो वो जो डिफैक्टो के स्टेट्स हैं उसको देख करके उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे बेटा कोड डॉक्ट्रिन बोलती है, जो मिलिट्री, जैसा मिलिट्री वाली है, मिलिट्री रूल्स के हैं। ठीक है, अगर आप मिलिट्री रूल्स से आप आ रहे हो तो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आप कॉन्स्टिट्यूशनली आप आओ तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। ठीक, स्टिम्सो डॉक्ट्रिन बोलती है, नॉट टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल टेरिटरी चेंज इन ब्रॉड अबाउट द एग्रेशन। मतलब कि आप एग्रेशन से नहीं आओ भाई, लड़ाई दंगा करके नहीं आओ कि भैया हम स्टेट है करके आ जाओ। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल सी 4 डॉक्ट्रिन, ज़्यादा नहीं आती है खास, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, और जितना मैंने पढ़ा है उतना आप लोगों के लिए एकदम सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, हमारे इंस्टीट्यूशन में एग्ज़ाम होते हैं, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं और साथ में ही आप कॉम्पिटिटिव भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारे लॉ ऑफ सीज क्या है और लॉ ऑफ स्पेस और सक्सेशन सब कुछ पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और डू कमेंट प्लीज़, इससे हमें समझ में आएगा कि हम कुछ इम्प्रूव करना ज़रूरी है कि नहीं।